गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल बेटा? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आ रही है। ठीक है। देखो बेटा, आज हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ डायोड। ठीक है, तो जो अपने सिलेबस में कौन कौन से पढ़ने हैं, जेनर डायोड पढ़ना है, फिर यूज ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेशन, नेक्स्ट जेनर डायोड एज पीक क्लिपर, देन हमें पढ़ना है टनल डायोड, देन वेक्टर डायोड और स्पॉट डायोड। ठीक है, ये जो हमें टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ने हैं। अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कॉटकी डायोड, या फिर वेक्टर या फिर टनल डायोड, ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक एक करके आज हम ये सारे पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें जेनर डायोड। हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन में कि पीएन जंक्शन के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में वो पीएन जंक्शन में जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट को कंडक्ट करता है डायोड, लेकिन जब रिवर्स बायस होता है तो कंडक्ट नहीं करता। तो बाकी सारे डायोड तो किस पे काम करते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायस पे। एक ही डायोड ऐसा है जो कि रिवर्स बायस पे काम करता है और उसे हम लोग कहते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड बेसिकली क्या होता है, इट इज अ डायोड विच इज यूज्ड इन विच इज यूज्ड ऑलवेज इन रिवर्स बायस। ठीक है, अब अगर हम यह बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो हमें एक ग्राफ याद है, हमने बैक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, उसमें क्या होता था, धीरे धीरे वो इंक्रीज मिनिमम रहता था, फिर सडनली एक पॉइंट आता था, उसमें क्या होता था, एब्रप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। पढ़ाया था ना ये, एवलांच ब्रेकडाउन। जैसे ही एवलांच ब्रेकडाउन आता था, वो एब्रप्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता था। तो उसी को बचने के लिए उसी चीज को हमने यूज किया इस केस में, जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड जो होता है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। जैसे हमारे एसी में स्टेबलाइजर लगते हैं, फ्रिज में लगते हैं स्टेबलाइजर जो लगता है, वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका सबसे मेजर यूज आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो जेनर डायोड होता है वो एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज रखता है। कब तक, जब तक ऑपरेटिंग कंडीशन हो। मतलब अगर हमें 0 से 4 वोल्ट तक उसे ऑपरेट कराना है, तो 0 से 4 के बीच में वो एक स्टेडी वैल्यू रखेगा, उसको वेरी नहीं होने देता है किसी भी पैरामीटर के। तो जो जेनर डायोड होता है वो हुआ क्या, वो एक रिवर्स बायसिंग हेविली डायोड सिलिकॉन होता है, पीएन जंक्शन, जो कि ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है, जहां पे जो करंट होता है वो हमारा लिमिटेड रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पावर डिसिपेटेड ऑफ द डायोड के बीच में। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम बेसिकली दो यूज करते हैं, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। तो यहाँ पे पहला सवाल ये आता है कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में से किसको, सिलिकॉन को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि सिलिकॉन का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और जो उसकी करंट कैरी की कैपेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा। दीज आर द टू रीजन व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम। अब जैसे ही डायोड ब्रेकडाउन होता है तो जेनर और एवलांच इफेक्ट वहां पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे वो एवलांच और दोनों इफेक्ट कब आते हैं, जब रिवर्स वोल्टेज होती है। तो रिवर्स वोल्टेज जब भी 6 वोल्ट से कम होगी, तो जो जेनर इफेक्ट था वो वहां पे प्रीडोमिनेट होना स्टार्ट कर देता है, और जब अबव होगी तो नहीं होगा। तो जो एवलांच इफेक्ट होता है
वो सिर्फ ये कहता है कि हम जो हमारा वोल्टेज होगी वो वोल्टेज जैसे ही बिल्कुल वेरी नहीं करती, कांस्टेंट चलती है, और जैसे ही वेरी करेगी वो सीधा एक हाई वैल्यू अटेन कर लेती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं जेनर डायोड, और जो सेकंड डायोड का ब्रांच वहां पे क्रिएट होता है उसे हम लोग कहते हैं जेनर डायोड्स। ठीक है बेटा, तब अगर जेनर ब्रेकडाउन की बात करें तो जेनर ब्रेकडाउन कब होगा और क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना सेमीकंडक्टर में कौन से बॉन्ड होते थे, कोवलेंट बॉन्ड। तो जेनर ब्रेकडाउन अकर होता है जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेटअप हो जाता है, किसके अंदर, डिप्लीशन रीजन के कारण। कैसे? बाय द रिवर्स वोल्टेज। तो यही फर्क होता है जेनर डायोड में कि जो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी वो किस कारण बनेगी, रिवर्स वोल्टेज के कारण बनेगी, ड्यू टू रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है अब हमारी रिवर्स बायसिंग कारण बन गई। तो क्या होता है, अब हमें पता है रिवर्स बायसिंग क्या होता है, एक लार्ज करंट वो प्रोड्यूस करता था। ये देखो, अगर हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायसिंग की। तो देखो यहाँ पे ये, यहाँ तो एक कांस्टेंट रह रहा था ये हमारी, और यहाँ से फिर वो एवलांच ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, जिसके कारण ये सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और एब्रप्टली बहुत ज्यादा वैल्यू पे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या थी हमारी मिनिमम करंट ऑफ जेनर डायोड, ये क्या हो गया, मैक्सिमम करंट ऑफ जेनर डायोड। अभी क्या कहता है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो रिवर्स सैचुरेटेड करंट में प्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग जेनर करंट कहते हैं, डिनोटेड बाय आई जेड। उसकी वैल्यू जो होती है वो लिमिटेड होती है, कब तक, जब तक सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा। ये इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड वोल्टेज से। इसको अप्लाइड वोल्टेज से बेटा हम लोग जनरल करंट को वेरी नहीं करते। इनपुट कितना है वोल्टेज है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस चीज से फर्क पड़ता है कि उस सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है। तो जैसे अवलांच ब्रेकडाउन अकर होता है हाई रिवर्स वोल्टेज पे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस की तरफ भागते हैं टू प्रोड्यूस कैरियर बाय कोलिजन। उनके बीच में कोलिजन होता है और वो कैरियर वहां पे प्रोड्यूस कर देते हैं। जिसका वीआई ग्राफ है, ये कौन सी जगह में पता है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, तो जो उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंपली क्या शो करती है, देखो यहाँ पे वीजेड क्या हो गया, जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज, आईजेड मिनिमम करंट टू सस्टेन ब्रेकडाउन, आईजेड मैक्सिमम। ठीक है, तो जो हमारी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वर्टिकल नहीं होती इसमें, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहते हैं जेनर डायनेमिक इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है बेटा, जेड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब वो बात करता है, वो कहता है अब अगर हम इसकी बात करते हैं जेनर वोल्टेज की, तो जो जेनर डायोड होते हैं वो जेनर वोल्टेज जो होती है वो होती है इसके 2.4 से लेके 2.4 से लेके 200 वोल्ट के बीच में। ये उसको कहीं भी कांस्टेंट कर सकता है जहां आप चाहते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो वो अपनी मर्जी से जो सबसे ज्यादा उसको स्टेबल स्टेट लगेगी वहां पे वो उसको अपने आप कांस्टेंट कर देता है। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट क्या होता है बेटा इसका, ये जो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होती है चैनल वोल्टेज, ये इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें जो पावर डिसिपेशन होता है वो कैसे मिलेगा, अब हमें पता पावर क्या होता है, वीआई। तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू वीजेड आई जेड। पावर इज इक्वल टू वीजेड आई जेड। ठीक है, और उसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी होगी, 150 मेगावाट टू 150 मेगावाट टू 50, इसके बीच में इसकी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जेनर बायसिंग क्या होती है। तो ये कहता है जैसे जेनर डायोड जब काम कर रहा होता है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, इसकी दो कंडीशन है मेन। पहली क्या है कि ये रिवर्स बायस होना चाहिए जेनर डायोड। सेकंड, जो हमारी वोल्टेज होती है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, वीजेड से। जो हमारी जेनर डायोड की जो वोल्टेज होगी, तो जो हमारे इनपुट वोल्टेज होगी वो हमेशा से ज्यादा होनी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसका सिंबल क्या होता था बेटा, ये थी हमारी सिंपल डायोड, दिस इज अ सिंपल डायोड, ठीक है। And this is a Zener diode. This is the symbol of Zener diode. ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो Zener डायोड होता है ना, वो बिल्कुल डायोड की तरह ही होता है, बस इसमें इसी का फर्क होता है, साथ में इसकी पिन लिखी रहती है। जो Zener डायोड हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं Zener डायोड IN750। जो Zener डायोड हम यूज करते हैं कौन सी होती है, IN750, ठीक है। और ये उसका सिंबल है। अब Zener डायोड ना वोल्टेज रेगुलेटर के अलावा और भी काफी जगह यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने बताया क्लिपर के लिए यूज करते हैं उसको, ठीक है। अगर किसी वेव फॉर्म की रीशेप करनी है दोबारा, उसके लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कब, जब हमें किसी भी दो वेव फॉर्म को स्टडी करना होता है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कि हमने वोल्टेज रेगुलेशन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं जब वोल्टेज रेगुलेशन की बात करता हूँ, तो हम इसमें इसकी छोटी सी वर्किंग है, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा, अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या किया, ये हमने इनपुट सप्लाई दी, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। हमने पढ़ा ना Zener डायोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज। दिस इज आर IZ, current flowing through the Zener diode. This is our Zener diode voltage. This is our load RL across which we take the output, ठीक है। अब वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन कर सके। हम इनपुट की वोल्टेज को, हमारी इनपुट की वोल्टेज होगी ना, इसको हम कितना भी वेरी कर ले, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 230 के बीच में हम इसको कितना भी वेरी कर लें, लेकिन अगर आउटपुट हमें मान लो 150 चाहिए, तो हर एक केस में आउटपुट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को कैसे कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, कि हम इनपुट में कितना भी आउटपुट चेंज कर लें, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सेम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब वो इसमें कहते हैं, मतलब समझ में आ गया ना कर क्या रहे हैं हम, कि हम इनपुट की वोल्टेज को वेरी करने से आउटपुट क्या रहना चाहिए हमारा, कांस्टेंट। तो जो जेनर डायोड होता है, अब उसमें जैसे ही ब्रेकडाउन रीजन आता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर काम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज सोर्स होता है वेरिएशन को रेगुलेट करने के लिए। तो जैसे ही हमारा जेनर डायोड जब रिवर्स कनेक्टेड होता है वी इनपुट के अक्रॉस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा, वो ज्यादा होता है किससे, वीजेड से। तो वो कंडक्ट करता है लार्ज करंट को किसके थ्रू, थ्रू द रेजिस्टेंस आर। क्यों? बिकॉज आर एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, ये होता है ना, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो लार्ज करंट वहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है आर एल, उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होती है, हम उसको क्या करते हैं, डायोड को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये देखो, ये लोड रेजिस्टेंस और डायोड, ये किसमें कनेक्टेड बेटा, आपस में विद इन पैरेलल, ठीक है।
तो जो टोटल करंट पास होगा थ्रू द रेजिस्टर आर वो किसके बराबर हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एल के बराबर। तो यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है रजिस्टर में कितना आ रहा था बेटा, आई, वो आई करंट यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक आई जेड और एक आई एल के बराबर। ठीक है, तो जो हमारा टोटल करंट होगा यहाँ पे, ये जो करंट था आई, ये देखो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, आधा सामने गया, आधा नीचे आ गया। तो जो हमारा टोटल करंट हुआ आई, वो किसके बराबर हो गया, आई जेड प्लस आई एल। आधा करंट जेनर डायोड में चला गया और आधा करंट लोड रेजिस्टेंस की तरफ चला गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने जब कल कंडीशन पढ़ी थी सारी की, हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होती है किसके बराबर होगी, वीजेड के बराबर होगी। ठीक है, और वी इनपुट क्या हो जाएगा, आई आर प्लस वी आउटपुट के बराबर। देखो हमें पता है हमारा वी इनपुट कितना होगा यहाँ पे, तो वी इनपुट हमारा होगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर प्लस वी आउटपुट, जो भी आउटपुट की वोल्टेज होगी। ठीक है, अब रिवर्स बायस में हमने कल पढ़ा था फॉरवर्ड में तो कंडक्ट करता है, रिवर्स में तो वी नोट जीरो होता था ना, क्योंकि जनरेटर में जीरो नहीं होता। अब हमें पता है वी नोट यहाँ किसके बराबर होगा, वी जेड के बराबर। देयरफॉर आवर इक्वेशन बिकम आई आर प्लस वी जेड प्लस वी जेड। अब देखो, अब मैं अगर बात करता हूं, अगर अब मैंने आर एल को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, जो मेरा लोड रेजिस्टेंस था अगर मैं उसको फिक्स कर देता हूं, और मेरी सप्लाई जो वोल्टेज है उसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा आई क्या होगा बेटा, इक्वेशन देखो ये वाली, मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है उसको कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, और जो सप्लाई वोल्टेज है वी इनपुट उसको वेरी किया। तो अगर मैं वी इनपुट को वेरी करूंगा तो वी इनपुट और आई देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों। तो जैसे ही मैं वी इनपुट को इंक्रीज करूंगा तो मेरा करंट भी करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। तो जो मेरा आई में जो इंक्रीज होगा, वो जो करंट इंक्रीज होगा वो कहाँ जाएगा, जेनर डायोड उस एक्स्ट्रा करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो मेरी बात समझो, हमें यहाँ पे करंट चाहिए 4, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो वोल्टेज कारण करंट बढ़ा, तो पहले तो 4 था तो आउटपुट भी 4 आ रहा था, ठीक है, अब ये करंट 10 हो गया बेटा, तो यहाँ से तो 4 ही जाएगा अक्रॉस द आई एल, वो जो 6 एक्स्ट्रा जो है उसको जेनर डायोड एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करके रख सके विदाउट इफेक्टिंग द जेनर डायोड। तो जैसे हमारी वी इनपुट, अब पहले हमने इंक्रीज किया, अब जैसे इंक्रीज होगी वी इनपुट तो वो रेजिस्टेंस को करने लगेगी, कम करने लग जाएगी, और वी आउटपुट हमारा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। अगर इसी के उल्टी बात करें, अब हमारी जो सप्लाई वोल्टेज थी हमने इंक्रीज की थी, अब अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ तो जो डायोड था उसका करंट क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगी। अब जैसी वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगी तो वी आउट क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब हमारे इनपुट वोल्टेज को चेंज किया तो हमारा करंट वहां पे ड्रॉप करना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण हमारा वी आउट क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। तो एक तरीका तो हमारे पास ये था कि हम लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे और इनपुट वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो उस केस में क्या होता है। सेकंड केस वो कहता है अगर मैं अपना इनपुट वोल्टेज को फिक्स कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और जेनर करंट आई जेड को मैं यहाँ पे वेरी करता हूँ, तो क्या होगा, तो अब जैसे ही मैं आई जेड को चेंज करूंगा तो मेरा आई एल करंट इंक्रीज करने लग जाएगा, लोड रेजिस्टेंस करंट। तो जैसे ही मेरा लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लग जाएगा, मेरा आई जेड जेनर करंट क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, बिकॉज आई एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई जेड। ठीक है बेटा, तो जैसे ही मैंने आई एल को बढ़ाया तो आई जेड क्या होने लग जाएगा, वहां पे डिक्रीज होने लग जाएगा, तो हमारा जो डायोड करंट था वो डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, तो जो मेरा वहां पे ड्रॉप होगा आई आर ड्रॉप वो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि अगर मेरा आई आर ही कांस्टेंट हो गया तो अब आउटपुट वोल्टेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या रह जाएगी, अनचेंज हो जाएगी। तो अब जैसे वो अनचेंज रह जाएगी तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो रेजिस्टेंस की मेरी वहां पे वैल्यू निकलेगी कब, जब आई एल क्या हो गया, जीरो, लोड करंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो।
लोड करंट 0 हो जाएगा तो अनइफेक्टेड हो जाएगा। तो उस केस में जैसे ही मेरे डायोड ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन की तो मेरा आईएल क्या हो गया 0। उस केस में अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, तो वो निकल जाएगी R इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट होल डिवाइडेड बाय I Z। ठीक है बेटा, तो वो इसके बीच में जो हमारी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी जेनो डायोड की, कि हम इसे यूज करते हैं एज अ पीक क्लिपर। कल बताया था क्लिपर क्या होता था, जब उसकी एम्पलीट्यूड जो भी ज्यादा होता था उसको कट डाउन करने के लिए यूज करते थे क्लिपर। तो कहता है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, इसमें कुछ नहीं होता, हम दो डायोड एक साथ यूज करते हैं, दो जेनो डायोड को एक साथ यूज करते हैं। इसको भी हम लोग क्या बना देंगे कि यहाँ से हट जाएगा IZ, इसको भी हमने क्या बना दिया जेनो डायोड। ठीक है, ये हो गया हमारी जेनो डायोड 1 और ये होगी जेनो डायोड 2। ठीक है, तो जैसे जो हमारी जेनो डायोड होते हैं उससे वेव सर्किट जो होता है उसमें क्या होगा, हम दो सिमिलर डायोड यूज करते हैं D1 और D2 और उनको बैक टू बैक ज्वाइन कर देते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, प्लस माइनस 25 वोल्ट के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सेम वोल्टेज की सप्लाई दे देते हैं दोनों को। तो जो हमारा आउटपुट इसमें आएगा ना, वो आउटपुट क्या आता है, सेमी स्क्वायर आने लग जाता है। तो जैसी जेनो डायोड जो होता है वो शॉर्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड ओपन होता है कि इसमें रिवर्स बायस में। कब तक होगा ओपन, जब तक वो VZ पे ब्रेकडाउन नहीं होता। तो पॉजिटिव इनपुट के लिए हाफ साइकिल D1 शॉर्ट रहती है और D2 ओपन रहती है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 ओपन हो जाएगी और D2 क्या रहेगी, शॉर्ट। ये सेम रूल हमने पढ़ा था ना, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी तरह काम करता है। आधे साइकिल के लिए अगर मान लो फर्स्ट के लिए ये शॉर्ट है तो ये क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स ओपन। ठीक है, नेक्स्ट के लिए ये शॉर्ट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारी। इस तरह से एक क्लिपर के लिए काम करता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो D1 और D2 रिवर्स बायस होते हैं, जिसके कारण जो आउटपुट वेव होती है वो क्लिप हो जाती है किसके बीच में, दोनों के दोनों पीक्स के बीच में। दैट्स व्हाई जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ पीक क्लिपर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा टनल टनल डायोड। लेकिन टनल डायोड से पहले हमें एक दूसरी चीज पढ़नी पड़ेगी कि टनल इफेक्ट होता क्या है। टनलिंग इफेक्ट होता क्या है। ये देखो, ये देखो बेटा डायग्राम। टनल डायोड से पहले जेनोड हमारा खत्म हो गया। अब टनल डायोड से पहले हम ये पढ़ेंगे कि टनलिंग इफेक्ट होता क्या है, टनल डायोड का यूज है क्या। देखो, जो टनल डायोड होती है ना उसका सिंबल क्या होता है, पहले तो सिंबल देखो, पहले टनलिंग इफेक्ट ही बताते हैं क्या होता है, फिर इजीली हो जाएगा। देखो, हमें पता है जो पीएन डायोड, कोई भी डायोड होती है क्या होती है, पीएन जंक्शन होती है। हमारी कोई भी डायोड है, ये होती है हमारी पीएन जंक्शन पी। ठीक है, देखो जब हम एक नॉर्मली डॉट पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो हमारा डिप्लीशन वेव तो वो वाइड होता है, पोटेंशियल बैरियर के कारण जो जंक्शन के बीच में बन जाता है। तो जो हमारे चार्ज कैरियर होते थे वो मूव करना स्टार्ट कर रहे थे जंक्शन के, अगर वो बंद हो जाता है उनका मूवमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है जिसको वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते। जो हमारा जर्मेनियम के केस में था 0.3 और सिलिकॉन के केस में था 0.7। अब जब ये डिप्लीशन रीजन जो डिपेंड कर रहा था डोपिंग के ऊपर सेमीकंडक्टर की, तो जो पीएन जंक्शन की डोपिंग थी वो हाई होती थी बहुत ज्यादा, तो जिसके कारण जो हमारा डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रॉन थे तो वो थिन हो जाती थी। अब हमने ये कंडीशंस पढ़ी उसके अंदर कि बहुत सारे जो हमारे चार्ज कैरियर थे पंच करते थे जंक्शन के थ्रू विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और वो भी उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। उसका मतलब क्या था, हमें बहुत ज्यादा चाहिए
तो लार्ज बोर्ड करंट जो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था वो कब हो रहा था, जब लेस देन 0.3 वोल्ट था। इस मैकेनिज्म को हमने चार्ज कैरियर को एक बैरियर के थ्रू क्लाइंबिंग ओवर के लिए यूज किया और उसे हमने नाम दिया टनलिंग। तो टनलिंग इज द कंडक्शन मैकेनिज्म in which a charge carrier with low energy or little energy bore through a barrier directly instead of climbing over it is known as tunneling। अब वो जो थे पहले जो हाई स्पीड के साथ भी पास नहीं हो पा रहे थे, अब वो एक छोटी सी वोल्टेज के साथ भी पास कर रहे थे। कैसे? थ्रू द बैरियर डायरेक्टली, उसे हम लोगों ने नाम दिया टनलिंग। अब ऐसा हुआ कैसे? तो देखो बेटा, जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम था, जो हमने पढ़ा था हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम, तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो थे उसके लिए हमने क्या किया, ये देखो डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये हमारा कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, दिस आर वैलेंस बैंड, दिस आर कंडक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो देखो, अब जो हमारा इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो फर्दर धीरे धीरे इंक्रीज करते रहे, जैसे डोपिंग ज्यादा करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। और पी टाइप मटेरियल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है होल्स की वो ज्यादा होती है। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं, पहला हमने माना कि हमने कोई भी फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पे नहीं, तो जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को ज्वाइन कर दिया, तो जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम पड़ेगा उसमें कोई बाइसिंग नहीं होगी। ठीक है, अब पहले वाले में देखो, ये जो फर्स्ट डायग्राम है देखो, इसमें कोई भी बाइसिंग नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी हमने बाइसिंग की नहीं, तो कोई भी मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो रही। तो जो हमारा जंक्शन बैरियर होता है वो प्रोड्यूस करता है एक रफ एलिमेंट टू मटेरियल के क्रॉस अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस और कंडक्शन बैंड। तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन होगा इन दोनों के बीच में बहुत नैरो, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। अब पतला क्यों होता है बेटा, क्योंकि हैवीली डोपिंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज, इतना इंक्रीज कर जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाता, तो इसमें कोई भी टर्निंग नहीं हो पाती। ठीक है, अब वो कहते हैं मैंने छोटी सी बाइसिंग की 0.1 नियरली इक्वल टू 0.1, तो उस केस में क्या होगा, अब जो हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ये छोटी सी मैंने इसमें वोल्टेज दी, जैसे सेकंड केस कितनी दी, 0.1। तो कहता है जैसे ही मैंने उसमें छोटी सी दी, तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है एन रीजन की, तो जो पी रीजन होते हैं बैलेंस बैंड के, वो एग्जैक्टली अलाइन हो जाते हैं किसके साथ, एन रीजन कंडीशन बैंड के साथ। तो इस स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन टनल होता है वो एक थिन डिप्लीशन रीजन से वेलोसिटी ऑफ लाइट एक लार्ज करंट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीक करंट, आई पी। ठीक है, अब देखो, तो इसमें पीक करंट बना, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें हमारी टर्निंग स्टार्ट हो गई, डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा, थर्ड, अब मैंने बाइसिंग को ग्रेटर देन 0.1 बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हमने फॉरवर्ड बायस को फर्दर इंक्रीज किया, तो जो हमारे दो बैंड थे और दोनों बैंड में अलाइनमेंट थे, जो टनलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो स्टॉप हो जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो जो हमारा बाइसिंग करंट होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि करंट डिक्रीज करता है। तो जो हमारे जैसे कब, जब वो जैसे वो अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज डीवी बाय डी आई की जो हमारी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो क्या हो जाती है हमारी, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो जो जंक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है स्टेज पे, तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव रीजन आ गया। तो हम ये पता लगता है कि जो हमारी अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज थी वो अभी भी इंक्रीज करे जा रही है, लेकिन जो करंट था वो इंक्रीज करके एक बार इंक्रीज करता है पीक पॉइंट तक, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, सेचुरेशन हो जाता है और वो नॉर्मल जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट, तो ये होती है टनलिंग। टनलिंग क्या होती है कि जब जीरो था कोई बाइसिंग नहीं थी, जब भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते, 0.1 से ज्यादा होगी जब भी, लेकिन अगर स्मॉल हम बाइसिंग करते हैं, बिल्कुल छोटी सी वोल्टेज देते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ मूव कर जाते हैं एनर्जी बैंड के। ठीक है, तो देखो पहली चीज, अब जो टनल डायोड होता है उसका सिंबल होता है हमारा
दिस इज द सिंबल ऑफ आवर टनल डायोड। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। हमने क्या किया, एक हाई कंडक्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड लिया, उसकी डोपिंग को हमने 1000 टाइम ज्यादा कर दिया। ठीक है, एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड से हमने उसको हेवली डोप किया। ठीक है, तो जैसे ये करेंगे तो उसके अंदर 3 चेंजेस आएंगे। पहला, उसकी जो विथ होती है डिप्लीशन रीजन की वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। दूसरा, उसमें जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और तीसरा, वो एक नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर जाता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के एलॉन्ग, जो भी हमने पढ़ा था नेगेटिव आया था हमारा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं टनल डायोड, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला, विथ ऑफ डिप्लीशन बहुत ज्यादा स्मॉल हो, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा स्मॉल हो और नेगेटिव रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट हो। ठीक है, तो सब लोग कहते हैं टनल डायोड। और ये इतनी पतली होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आराम से टनल से पास करके पोटेंशियल वेव क्रॉस करके मूव कर जाते हैं। कहां तक? लेस देन 0.05, लेस देन 0.0। ठीक है, तो इन डायोड्स को जो होते हैं बेसिकली किससे बनते हैं? वो जर्मेनियम से बनते हैं या फिर जर्मेनियम के मिक्सचर से। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम गैलिलियम आर्सेनाइड और गैलिलियम एंटीमोनाइड से बनते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इनको ना हैंडल करना बहुत जरूरी है। क्यों? ध्यान से, बिकॉज जो इनकी ये एक लो पावर डिवाइस होती है, इनको बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से। अगर थोड़ा सा भी करंट ज्यादा फ्लो हो गया तो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इनको केयर बहुत ध्यान से किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये देखो बेटा, ये है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये सिर्फ कहाँ ऑपरेट कर रहा है? ध्यान से देखो, सिर्फ नेगेटिव रेजिस्टेंस में ही ये ऑपरेट करता है, उसके अलावा ये ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था। देखो, अब इसमें अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करता हूँ तो इमीडिएटली प्रोड्यूस करता है कंडक्शन को। जैसे ही फॉरवर्ड बायस अप्लाइड करेंगे सिग्निफिकेंट करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट क्विकली जो होता है वो राइज कर जाता है एक पीक वैल्यू आईपी पे। डायग्राम में देखो आईपी दिख रहा है 8.8। जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज रीच करती है वीपी पे ए पे, तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो इंक्रीज हो जाती है फर्दर। तो जो डायोड करंट होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, अचीविंग इट्स मिनिमम वैल्यू आई वी एट पॉइंट बी। तो जो वोल्टेज ग्रेटर होती है हमारी बी वो स्टार्ट करती है इंक्रीज से और एक ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड की तरह बन जाती है। तो अब जो हमारा पीक पॉइंट बनता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमारा पीक बनता है, तो करंट जो देखो डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ। हम ये कह सकते हैं कि जो टनल डायोड होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस है। क्यों? देखो यहाँ से क्या कर रहा है, एसीबी नीचे की तरफ आ रहा है ना बेटा, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे वो डिक्रीज होता हुआ चले जाएगा। ठीक है, तो इस समय ये पता लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है डायोड की, ये एब्जॉर्बिंग पावर नहीं है। तो जो हमारी जनरल डायोड की वो थी एब्जॉर्बिंग पावर थी, इसमें क्या है, ये हमारी नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे बाय ऑफसेटिंग लॉसेस इन एल एंड सी कंपोनेंट। कैसे कर रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस? जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर है उसमें लॉसेस करने के बाद। तो जो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस बनता है वो वहाँ पे एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर देता है टनल डायोड के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं, वो कब प्रोड्यूस करता है? जब हमारी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है ए टू बी, वो कब कर रहा है? जब वोल्टेज इंक्रीज कर रही है। तो करंट उस टाइम क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि डायोड जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को धीरे 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 इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा, ये था हमारा टनल डायोड। आज हमने 2 डायोड पढ़ी हैं, एक जेनर डायोड है और एक टनल डायोड है। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में ना इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिर्फ एक ही डायोड है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो है हमारी जेनर डायोड। ठीक है, तो कल मैं आपको ना 5 या 6 न्यूमेरिकल कराऊंगा किसके? जेनर डायोड। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, सर आप एक इसमें पीडीएफ शेयर कर हाँ, दोगे ग्रुप पे? हाँ बेटा मैं करता हूँ, एक बार गो थ्रू हो लेना, अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
दूसरे अपने अपने अटेंडेंस मार्क कर देना बेटा, उसी पे जाके आपकी जो शीट है ना एक्सेल की, अपने अपने एक बार जाके अटेंडेंस मार्क कर देना सर। ठीक है बेटा। ओके सर। और किसी कोई डाउट है तो पूछ। किसी कोई डाउट है? आज हमने दोनों पढ़ लिए, पीएन डायोड, जेनर डायोड पढ़ा है, और दूसरा हमने पढ़ा है